हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 60,244 वैकेंसी है, इसी के लिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड है, आप चाहे कहीं भी तैयारी कर रहे हो लेकिन इन क्वेश्चन को देख के जरूर जाइएगा। मैंने कोशिश की है हूबहू इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाए। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन विशेष तौर पर अवार्ड से रखे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला है जॉन फॉश को मिला है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नोबेल वाले पुरस्कार यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इसमें विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है आपका एक तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, एक आपका ये अर्थशास्त्र का, इनका नाम ध्यान रखना है क्लाउडिया गोल्डिन, एक आपका शांति का, इनका नाम ध्यान रखना है ईरानी कार्यकर्ता है ये नरगिस मोहम्मदी, काफी टाइम से ये जेल में भी रही हैं, तो इनका नाम विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी। ये क्रम से इसी तरीके से रखे हैं जिनकी ज्यादा संभावना है पूछे जाने की, जितना ज्यादा वेटेज है, जिस तरीके से पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना ये शांति के नोबेल की है, मोहम्मद नरगिसी की। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र का क्लाउडिया, उसके बाद आपका ये साहित्य का जॉन फॉसी, फिर ये आपके आ जाते हैं सब्जेक्ट्स के, जैसे कि मेडिसिन का, फिर आपका जो है फिजिक्स का, फिर आपका केमिस्ट्री का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब मेडिसिन में किस किस को मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है कैटलिन कोरिका, ड्रू वीसमैन, इनको मिला है। इसके अलावा ये आपका पियरे फेरेंक और एनी, इनको मिला है फिजिक्स का। ये आपके थोड़े थोड़े नाम इसलिए रखे, नाम तो इनके काफी टिपिकल हो जाते हैं, आपने अक्सर कर देखा होगा नोबेल पुरस्कार जो आपका मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, इनके नाम विशेष तौर पर काफी कठिन से होते हैं। तो ये आप तोड़ के जितना इजी हो जाए उसको पढ़िएगा, जो सबसे इजी लगे उसी को रखा है। जैसे पियरे फेरेंक एनी, इनको मिला है फिजिक्स का। और अब ये केमिस्ट्री का मोगी जी या मोटी जी, इनको मिला है किसका, केमिस्ट्री का। इसके अलावा लुइस ई ब्रस, तो इनको भी केमिस्ट्री का। ओलेक्सी आई, इनको भी केमिस्ट्री का। तो ये इस तरीके से आप याद करने की कोशिश करेंगे, एक दो बार कम से कम आप इनको 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो फिर आपके ये ध्यान में रह जाएंगे। देखिए, और कोई किसी प्रकार की ट्रिक मैं तो मानता नहीं हूं, मैं तो बस यही समझता हूं आप खुद से जो विकसित करेंगे ट्रिक या तोड़ने की, इन शब्दों को प्रयास करेंगे ध्यान रखने की, वही आपके ध्यान में रहेगा, वही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साहित्य का जो क्वेश्चन था, तो इसके अलावा मैंने साहित्य के ये 3 वर्षों के ऐड कर दिए हैं। 2022 में किसको मिला था, 2021 में और 2020 में, तो 2023 तक मिल चुके हैं। तो 2022 में ये मिला था फ्रांसीसी लेखक एनी अर्नोक्स को, 2021 का अब्दुल रज्जाक गुरहा को। ये काफी प्रचलित रहे थे, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में पूछा गया था अब्दुल रज्जाक वाला। और फिर ये 2020 में जो था जो लुइस गुलुक को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थे। तो ये इससे बाहर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। इस स्लाइड में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सब डिस्कस कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एमी पुरस्कार 2023 जीता? तो ये वीरदास कॉमेडियन है, इनको एमी पुरस्कार 2023 मिला। कॉमेडियन है ये, नेटफ्लिक्स पे इनकी एक कॉमिक सीरीज टॉप में आई थी, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए 54वें IFFI से सम्मानित किया गया? तो ये माधुरी दीक्षित जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। द्वितीय रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 में दिया गया था, दूसरा दिया गया 2023 में। और 2023 में ही क्यों दूसरा दिया गया? क्योंकि 2021 में ये अर्थशास्त्री थी रोहिणी नैयर जी, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके याद में ही ये पुरस्कार रखा गया या स्थापित किया गया, रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो फिर 2022 में मिला, फिर 2023 में। तो 2023 का सबसे लेटेस्ट है जो कि मिला है दीनानाथ राजपूत जी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और जो 2000 आपका पहला वाला 2022 वाला जो मिला था वो मिला था संगतम को, नागालैंड के थे संगतम, इतना नाम ध्यान रखिएगा, उनको मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र तैयार करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा भारत के स्थलाकृति मानचित्रों को तैयार किया जाता है। इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में। मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसने पहना है या किसने जीता है? तो सैनिस पलाशिया को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमने कोशिश की है पीपीटी में थोड़ी सी इमेज भी लगाने की, जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से क्वेश्चन ध्यान में रहे। तो 2023 का खिताब सैनिस पलाशिया को मिला है। उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो पॉल लिंच को मिला।
पॉल लिंच को उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग, ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। उपन्यास ये है प्रॉफिट सॉन्ग, इसी के लिए ये है पॉल लिंच, इनको ये पुरस्कार मिला है 2023 का बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए और यूके और आयरलैंड में प्रकाशित उपन्यासों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पुरस्कार दिया जाता है, बुकर पुरस्कार। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को नया नाम क्या दिया गया है? नया नाम क्या दिया गया? केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को जो नया नाम दिया गया है वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अब ये नया नाम होगा। केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नया नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। इसके लिए इन्होंने जो टैगलाइन दी थी वो थी आरोग्यम परम धनम, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत माय भारत मंच किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, ये 31 अक्टूबर को होता है राष्ट्रीय एकता दिवस, तो ये आपको मालूम होगा। तो माया भारत या मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, काफी इंपोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? तो अपना प्यारा देश भारत बना है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के रूप में अपने भारत देश को चुना गया है, तो यह ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन जिसका मुख्यालय लंदन में है, ने अपनी 63वीं परिषदीय बैठक में भारत को 2024 के लिए संगठन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और दूसरा उत्पादक है। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी और लगभग 20% चीनी उत्पादन के साथ भारतीय चीनी का रुझान वैश्विक बाजार को गहराई से प्रभावित करता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश भी चीनी में प्रथम स्थान पर है, आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। हाल ही में दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है कर्नल सुनीता बीएस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये आप इमेज में देख सकते हैं मैडम को। तो ये काफी मतलब इस तरीके से प्रचारित हुई थी खबर के इतिहास रचा इन्होंने दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने पर, इस तरीके से ये काफी मामला अच्छा था उस टाइम। तो इस क्वेश्चन की संभावना ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की कि दिल्ली कैंट में सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में कर्नल सुनीता बीएस हैं, तो ये ध्यान रखना है। नवंबर 2023 में कोटक महिंद्रा बैंक के नए निदेशक, प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में किसे चुना गया? तो ये है अशोक वासवानी। अशोक वासवानी जी को चुना गया है। हाल ही में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ये डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से संबंधित है। और ये इटली ने बहुत लंबे समय बाद 47 वर्ष बाद ये कप जीता है, तो इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2023 का डेविस कप किसने जीता? तो ये ध्यान रखना है, इटली ने जीता है। और डेविस कप एक ऐसा कप है जो कि सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही इसको आयोजित होता है, पुरुष ही खेलते हैं इसमें, फीमेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और वो भी पुरुष जो भी हैं सब टीम में, एक टीम के तौर पर खेलते हैं, टीम में ये भाग लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड किया है, डेविस कप दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में से एक है। इस प्रतियोगिता में अभी भी अपनी इस चमक को बरकरार रखा है। डेविस कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है, ये ध्यान रखना है, जो कि दलों द्वारा यानी कि ग्रुप्स में खेली जाती है। डेविस कप प्रतिवर्ष नॉकआउट ढंग से खेला जाता है, इसे टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। 47 साल बाद डेविस कप इटली द्वारा जीता गया है, ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो खेलो इंडिया 2023 का शुभंकर है उज्ज्वला। उज्ज्वला एक गौरैया चिड़िया है, इसी को नाम दिया गया है, मतलब उज्ज्वला। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में इसको चुना गया। तो केंद्रीय खेल मंत्री वर्तमान में है अनुराग सिंह ठाकुर जी। इन्होंने राजधानी में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के 2023 के शुभंकर उज्ज्वला नामक गौरैया का अनावरण किया था। इसकी विशिष्टता है दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाना। इनमें से कौन सा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वैद्युत चालक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि यहां पर पूछा गया है वैद्युत चालक सर्वाधिक, तो सर्वाधिक वैद्युत चालक आप सभी ने देखा होगा कॉपर या तांबा। तांबा रहता है, आप सभी देखते हैं विद्युत के जितने भी उपकरण हैं, आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स भी आती हैं उन सब में तांबा होता है। आपके जो भी उपकरण हैं जैसे फैन हो गया, कूलर हो गया, इन सब में भी तांबा, मोटर होती है जिनकी जो चलाती है पूरी फैंस को, वो सब भी तांबा का ही उसमें प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरण में से एक नहीं है?
तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम के। तो जैसे कि शारीरिक परीक्षण है, इसमें सारी शैक्षिक योग्यता है, आपका टेस्ट आय पात्रता है, इसमें भाषा परीक्षण नहीं है, लैंग्वेज परीक्षण इसमें नहीं है। ये वाला जो लैंग्वेज वाला होता है ये तो आपके सी टेट और टेट इन सब एग्जाम्स में होता है, टीचिंग स्किल्स वाले एग्जाम्स में। अब पुलिस वाले में ये नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग चयन प्रक्रिया में 4 चरण मुख्यतः हैं, जिसमें लिखित परीक्षा है और दूसरे नंबर पर शारीरिक दक्षता। शारीरिक परीक्षण भी 2 भागों में है, एक तो शारीरिक दक्षता, एक शारीरिक मानक परीक्षण, और चौथा जो है चिकित्सा परीक्षण या दस्तावेज सत्यापन। और शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता में क्या अंतर है? तो मानक परीक्षण होता है आपकी हाइट, वेट, ये सब नापा जाएगा, सही है या नहीं है जो इन्होंने डिसाइड किया है। और जो आपका रह गया फिर दूसरा दक्षता, इसमें नापा जाएगा आप रनिंग 4.8 किलोमीटर की रनिंग है आपकी 25 मिनट्स में, तो वो हो गया। तो ये आप अंतर भी समझ सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सोच रहे होंगे आप, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके के। मैंने शुरुआत में एक बुक आपको दिखाई थी, उसमें इस तरीके के सभी क्वेश्चन हैं। वो बुक शायद इसमें हो, ए वाली बुक जो थी, इसमें आपके कई क्वेश्चन बनते हैं 5 से 10 नंबर के। तो ये इस सब में मिलते हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने एक बार कम्युनिटी टैग में डाला था, उसमें ये था, तो बच्चे पूछ रहे थे ये किस बुक में मिलते हैं, तो ये इसी वाली बुक में सारे क्वेश्चन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये रहता है आपका पार्ट, ये एक तो विविध पोर्शन जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें था, और एक आपका जो तर्कशील होता है उसमें भी ये क्वेश्चन 2-3 पोर्शन में शामिल हो सकते हैं, इनको रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली किसने विकसित की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गुलाम नबी शौरी के द्वारा विकसित की गई है। टप्पा शैली क्या होती है? टप्पा भारतीय अर्ध शास्त्रीय संगीत का एक रूप है जो पंजाब और सिंध के लोक संगीत से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी वैदिक सभ्यता। और ये सरस्वती नदी काफी पवित्र या सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वैदिक काल की, तो ध्यान रखना है। कौन सा कथक घराना नृत्य रूप में आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो ये लखनऊ घराना, उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला घराना है। और कथक पूछा भी जाता है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथक है, ध्यान रखना है, यहां पर हमने ऐड भी किया है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, यूपी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 13 नवंबर 1963 में हुई थी। ये लखनऊ घराने से कुछ विशेष कलाकारों के नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है। लखनऊ घराने से संबंध है विंदादीन महाराज जी का, कलिका प्रसाद जी, श्री अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, इनका संबंध है लखनऊ घराने और कथक दोनों से ही। इसके अलावा बनारस घराना भी आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जानकी प्रसाद घराना भी इसे कहा जाता है, बनारस घराना को। इनके द्वारा ही मतलब वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और ये विशेष तौर पर इससे संबंधित है। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विशेष संबंध है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1861 को, इसलिए और ज्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्होंने द लीडर समाचार पत्र का भी संपादक किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इनका नाम, और ये क्वेश्चन विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थोड़ा कम रह रही है व्यूअरशिप की संख्या, प्लीज इसको बढ़ाइएगा। एक क्वेश्चन हमने यहां पर रखा है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, इसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है और इसका आंसर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।